बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पॉलिटिकल साइंस वन के लेक्चर 6 में हम रूसो पे बात करेंगे और रूसो की पॉलिटिकल थॉट्स को डिस्कस करेंगे। रूसो 1712 से 1778 का पीरियड है और ये वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर born on 28th June 1712 in Geneva, Switzerland. His political thoughts inspired the people of the French Revolution. इसकी पॉलिटिकल थॉट से मुतासर होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो आया था और लोगों ने इसकी थॉट्स को फॉलो करते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आए थे। Important work include Confessions, Inequalities, Dialogues and Discourses on the Origin of Inequalities, Social Contract and Amail। तो इसमें इसके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थेरीज हैं वो उसी तरीके से जैसे हमने पहले फिलोसफर्स को पढ़ा था, जैसे हमने थॉमस हॉब्स को पढ़ा था या जॉन लॉक को पढ़ा था, अगेन इसकी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब रूसोस पॉलिटिकल फिलोसफी रिवॉल्व्स अराउंड दी 6 पॉइंट्स, जिसमें स्टेट ऑफ नेचर पे बात की, इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात की, और ये इसकी स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और जनरल विल एंड सॉवरेनिटी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तीन जो हैं इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका इंडिविजुअलिज्म पे इसने बात की, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्जामिनेशन में पूछा गया हो, और उसके ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इसकी मिलती जुलती है जिस तरह प्रीवियस थिंकर्स ने किया था। तो जो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और जनरल विल एंड सोवरेनिटी। अब इसका स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, स्टेट ऑफ नेचर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय रूसो इन हिज बुक द डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज। इसके अंदर इसने स्टेट ऑफ नेचर डिस्कस की हुई है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ नेचर के, उसके अंदर सबसे पहले ये नेचुरल लाइफ। द स्टेट ऑफ नेचर वॉज फॉर बेटर देन द प्रेजेंट सोसाइटी। वो कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो आज की सोसाइटी, ये 17th और 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, जिस वक्त उसने अपनी ये फिलोसफी दी, ये उस वक्त के टाइम से कंपेयर कर रहा है उसको। वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो आज के दौर से, उस वक्त की सोसाइटी से बेहतर थी। दैट वाज सिंपल लाइफ विद नो कॉम्प्लिकेशंस। स्टेट ऑफ नेचर में अकॉर्डिंग टू रूसो लाइफ बहुत सिंपल थी, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। देयर वाज नाइदर सोशल लाइफ नॉर सोशल प्रॉब्लम। क्योंकि लोगों की सोशल लाइफ नहीं थी, सोशल इंटरेक्शन नहीं था ज्यादा, इसलिए वहां पे सोशल प्रॉब्लम्स भी नहीं थे। दे वर टू स्पेंड लाइफ लोनली। और ज्यादातर उनकी जिंदगी जो थी वो तन्हाइयों में गुजरती थी, या वो अकेले में रहते थे। उनके अंदर अभी एसोसिएशंस वगैरह नहीं बनी थी, तो इसलिए उनकी लाइफ जो थी वो लोनली थी। मैन वॉज वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड फ्री। आदमी खुश था, हेल्दी था, और वो तफक्रात से आज़ाद था। वो आज़ाद था, उसको कोई कंपल्शंस नहीं थी। हिज प्रॉब्लम्स वर लेस बिकॉज देयर नीड्स वर कन्फाइंड। उसके प्रॉब्लम्स भी ज्यादा नहीं थे, प्रॉब्लम्स भी उसके बहुत कम थे, और इसलिए कम थे कि उसकी ज़रूरियात बहुत कम थी। उसकी नीड्स बड़ी लिमिटेड थी, उसकी नीड्स कन्फाइंड थी, इसलिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थे। द लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ रेजिडेंस एंड नीड्स वर वेरी सिंपल। उसका लाइफस्टाइल सिंपल था, उसकी रेजिडेंसेस बड़ी सिंपल थी, और उसकी बाकी ज़रूरियात जो थी वो बड़ी सिंपल थी, बड़ी महदूद थी। पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर वुड नेवर कलेक्ट वेल्थ। उनमें दौलत की तमा नहीं थी, वो दौलत जमा करना जानते ही नहीं थे, वो दौलत जमा करते ही नहीं थे, उनमें ये हिर्स ही नहीं थी कि वो दौलत जमा करें। दे वर नॉट इन नीड ऑफ प्रॉपर्टी। उनको जायदाद की भी जरूरत नहीं थी, प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो प्रॉपर्टी भी अमेस नहीं करते थे, वो प्रॉपर्टी के पीछे भागते भी नहीं थे। देयर फूड वॉज नेचुरल एंड सिंपल। खुराक भी उनकी सिंपल थी। वो ज्यादातर जो उगने वाले फल हैं वो खा के तो वो गुजारा कर लेते थे। मेन काज ऑफ सच अ सिंप्लिसिटी एंड पीसफुल लाइफ वॉज द एब्सेंस ऑफ ग्रीड, फियर एंड बर्डन। उसमें ये सिंप्लिसिटी की जो वजह उसने बताई हैं वो ये थी कि उनमें लालच नहीं था, ग्रीड नहीं थी,
उनके अंदर खौफ नहीं था, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं था, उनकी जरूरियात महदूद थी, इसलिए उनकी लाइफ सिंपल थी। उसके बाद फिर वो कहता है कि सोशल एवोल्यूशन हुआ, स्टेट ऑफ नेचर was really natural. His life was full of pleasure, but as he started to develop and process of social evolution started, his problems, tensions and complications expanded. जब उन्होंने इंसान ने अपना एवोल्यूशन शुरू किया, मुआशरे में सोशल एवोल्यूशन आया, तो उसके साथ ही बहुत से प्रॉब्लम भी आ गए। उन प्रॉब्लम्स की वजह से ह्यूमैनिटी में टेंशन आ गई, जिंदगी कॉम्प्लिकेशंस होती चली गई, उसकी कॉम्प्लिकेशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली गई। civilized life on one side facilitated human lives, but on the other side increased his problems. एक तरफ तो सिविलाइज्ड लाइफ ने उनके लिए सहूलियात पैदा की, लेकिन दूसरी तरफ उनके मसाइल भी बढ़ना शुरू हुए। सिविलाइज्ड लाइफ ने उनके मसाइल में इजाफा कर दिया। रूसो इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिविलाइज्ड लाइफ एंटर्ड ह्यूमन नेचुरल लाइफ लाइक अ स्नेक। रूसो कहता है कि ह्यूमन लाइफ की जो नेचुरल लाइफ थी, उसमें सिविलाइज्ड लाइफ इतनी खामोशी से दाखिल हुई जितनी खामोशी से एक स्नेक किसी एनवायरनमेंट में दाखिल होता है। तो वो दाखिल हो गई, उसके दाखिल होने से जो सुकून था इंसानियत का, या जो उसकी नेचुरल लाइफ थी, वो तबाह हो गई। रूसो कहता है कि लाइक लॉक, रूसो सेज इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन बीइंग वर प्री पॉलिटिकल। वो प्री पॉलिटिकल थे, उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया था, उन्होंने कोई स्टेट नहीं बनाई थी, उन्होंने कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई थी। दे वर सेवेज बट नोबल सेवेज। वो सेवेज थे, लेकिन वो नोबल सेवेज थे, वो वाइल्ड सेवेज नहीं थे। दे वर नॉट ब्रूटल सेवेज लाइक वाइल्ड एनिमल्स। वो जैसे पहले टॉमस हॉब्स ने कहा कि वो ब्रूटल थे, तो रूसो उसको इनकार करता है, तरदीद करता है उसकी, और वो कहता है कि ये सेवेज ब्रूटल नहीं थे, हैवानी ब्रूटल नहीं थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड दे गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती गई, तो उन्होंने ग्रुप्स की सूरत में रहना शुरू कर दिया। देयर ग्रुप लाइफ यील्डेड सम नीड्स। जब ग्रुप की सूरत में रहना शुरू कर दिया, तो उनकी फिर ज़रूरियात भी सामने आना शुरू हुई, उनकी ज़रूरियात भी बढ़ गई। ग्रुप लाइफ की सूरत में उनकी ज़रूरियात मुसलसल बढ़ती गई। दे वर टू ट्रस्ट अपॉन एन अदर। एक दूसरे के ऊपर उनको इतमाद करना पड़ता था अपनी ज़रूरियात के लिए। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए फॉर देयर नीड्स। देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप डिवेल्प्ड। यहाँ से उनके आपस के ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई, उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप बनना शुरू हो गए। ये ज़रूरतें उनको एक दूसरे के करीब ले आई, और इस कुर्बत की वजह से उनके दरमियान ताल्लुकदारी बनती गई, रिलेशनशिप डेवलप होता गया। दे ट्राई टू फैसिलिटेट देयर लाइव्स एंड स्लोली टेस्टेड वेल्थ एंड इट्स अकोमोलेशन। जब उनकी ज़रूरियात बढ़ती गई, तो उन्होंने फिर इन ज़रूरियात के लिए फैसिलिटीज लेना शुरू कर दी, लाइफ को कंफर्टेबल करना शुरू कर दिया। जब ये सहूलतें मिलनी शुरू हो गई, तो उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर दौलत जो थी उसको अकोमोलेट करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चल गया कि हमारी ज़रूरियात दौलत के बलबूते पर, या प्रॉपर्टी के बलबूते पर, या वेल्थ के बलबूते पर पूरी होती हैं, तो उन्होंने वेल्थ को अकोमोलेट करना शुरू कर दिया। टू एंजॉय न्यू स्टाइल ऑफ लाइफ दे रिजॉल्व टू टेक्निकल रिसोर्सेस। अपनी जिंदगी को ज्यादा आरामदेह बनाने के लिए, ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए, उन्होंने थोड़ी छोटी चीजें इजाद करना शुरू कर दी। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिए। मैन स्ट्राइव्ड हिज बेस्ट टू गेट हाई क्वालिटी फूड एंड क्लोथ्स। जैसे जैसे उसके पास वेल्थ आती गई, तो उसने अपनी खुराक बेहतर करनी शुरू कर दी, अच्छे खाने बनाने शुरू कर दिए, अच्छे लिबास पहनने शुरू कर दिए। तो दौलत आने से उसकी जिंदगी में आसाइशें आई, और ये आसाइशें उसको
अच्छी रहायशगाह, अच्छा खाना और अच्छा पहनना जो था वो उसकी तरफ ले गई। When arts and science appeared in the society, it gave birth to property. अब अच्छाई की इस तलाश में, जहां उसको अच्छे घर की जरूरत थी, जहां उसको अच्छे खाने की जरूरत थी, जहां उसको अच्छे पहनने की जरूरत थी, तो यहां से उसने फिर सोसाइटी ने प्रॉपर्टी को बर्थ दिया। लोगों ने प्रॉपर्टी एक्वायर करनी शुरू कर दी, लोगों ने प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी, लोगों ने प्रॉपर्टी का पोजेशन शुरू कर दिया। जिसको जो जगह नजर आती थी खाली, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी में शामिल कर लेता था। तो एक लस्ट आ गई मुआशरे के अंदर प्रॉपर्टी एक्वायर करने की। तो रोशो कहता है इसके बाद ये करप्ट पोस्ट स्टेट नेचर ऑफ लाइफ बन गई। जब प्रॉपर्टी की ख्वाहिश पैदा हुई, दौलत को अकोमुलेट करने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो वहां से सोसाइटी में करप्शन आ गई। इन स्टेट ऑफ नेचर, मैन वाज फुल्ली कोऑपरेटिव एंड फुल ऑफ लव। इससे पहले इंसान जो था वो कोऑपरेटिव था, उसमें प्यार था, मोहब्बत थी, यगानगत थी, वो एक दूसरे का ख्याल रखता था। मार्च ऑफ नेचुरल लाइफ इनटू सिविलाइज्ड लाइफ प्रोड्यूस्ड डिस्प्यूट्स। जब उसने सिविलाइज्ड लाइफ में कदम रखा, नेचुरल लाइफ को छोड़ के जब वो सिविलाइज्ड लाइफ में आया, दौलत की हिर्स पैदा हो गई, अच्छी रेजिडेंस की हिर्स पैदा हो गई, तो फिर वहां डिस्प्यूट शुरू हो गए। सिविलाइज्ड लाइफ ने उसके अंदर डिस्प्यूट्स और झगड़े शुरू कराए। ये सेल्फिश हो गया, सेल्फिश हो गया। प्रॉब्लम्स एंड करप्ट कंपटीशन, इसके दरमियान प्रॉपर्टी अमैस करने पे, वेल्थ अमैस करने पे एक करप्ट कंपटीशन हो गया, और उसने फिर नाजायज तरीके से और जायज तरीके से प्रॉपर्टी जो थी वो अमैस करनी शुरू कर दी। रूसो आइडेंटिफाइज सोर्सेज ऑफ सोशल डिस्टर्बेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड पावर। तीन चीजों की लिस्ट मुआशरे के अंदर आ गई, और ये तीन चीजों की लिस्ट जो थी, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट, ये वेल्थ की लिस्ट और पावर की लिस्ट, इसने मुआशरे को आलूदा कर दिया। इसने मुआशरे में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। इससे मुआशरे में सोशल डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। प्रॉपर्टी इज द सुप्रीम काज ऑफ ह्यूमन डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा फर्क जो डाला गया वो प्रॉपर्टी ने डाला, और ये ह्यूमन डिफरेंस में ये पहले नंबर पर आ गई। लोगों में तजादात करवाने में, लोगों में लड़ाई झगड़े करवाने में, लोगों में डिस्प्यूट में, ये पहले नंबर पर प्रॉपर्टी आ गई। द स्टेट ऑफ नेचर वॉज लाइक पैराडाइज बिकॉज स्नेक ऑफ प्रॉपर्टी वॉज नॉट क्रेप्ट देयर। जो स्टेट ऑफ नेचर थी, वो कहता था कि वो, उसका माहौल जन्नत जैसा था, जहां पे कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, प्यार मोहब्बत थी, एक दूसरे का ख्याल था। और ये इसलिए था कि अभी लोगों में प्रॉपर्टी की लस्ट जो थी वो शुरू नहीं हुई थी। स्लोली द स्नेक ऑफ प्रॉपर्टी एंटर्ड ह्यूमन एनवायरमेंट एंड पॉइजनड ह्यूमन नेचर। लेकिन जैसे ही सिविलाइज्ड हुए, तो वहां पे स्नेक ऑफ प्रॉपर्टी आ गया। प्रॉपर्टी की ख्वाहिश, प्रॉपर्टी की उनके अंदर लस्ट, ये आ गई, ग्रीड आ गया। तो इसने ह्यूमन नेचर को पोल्यूट कर दिया। जो ह्यूमन नेचर पहले एक दूसरे के साथ भाईचारा, फ्रेटर्निटी, एक दूसरे का ख्याल रखना, लव और रिस्पेक्ट की थी, तो वो फिर बदल गई। इन स्टेट ऑफ नेचर द प्रॉपर्टी वाज जॉइंट। जब स्टेट ऑफ नेचर थी, तो प्रॉपर्टी सबकी मुश्तरका थी, किसी एक के पोजेशन में नहीं थी। वो पूरी कम्युनिटी की समझी जाती थी और पूरी कम्युनिटी उनको इस्तेमाल करती थी। इट प्रोड्यूस्ड इक्वालिटी। इससे मुआशरे में इक्वालिटी आती थी। द एवोल्यूशन ऑफ सोशल लाइफ प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। जैसे ही सोशल लाइफ आई, उन्होंने वेल्थ इकट्ठी करनी शुरू की, प्रॉपर्टी एक्वायर करनी शुरू की, और उससे मुआशरे में इनइक्वालिटीज आ गई। देयरफॉर स्टार्ट ऑफ सोशल लाइफ इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। इस तरह रूसो ये नतीजा अखज करता है कि जो सोशल लाइफ का आगाज है वो इनइक्वालिटीज पे बेस करता था। ह्यूमन बीइंग अडॉप्टेड ऑल इवल्स। तो ये इनइक्वालिटीज की वजह से ह्यूमन बीइंग्स ने वो तमाम इवल्स एक्वायर कर ली, जिससे वो अपनी दौलत बना सकता था, अपने लिए पावर एकोमुलेट कर सकता था, या अपने लिए वेल्थ बना सकता था, या प्रॉपर्टी बना सकता था। तो माशरे के अंदर
ईवल्स आ गई। द नोबल सेवेज बिकेम अ सिविलाइज्ड क्रिएचर एंड दिस सिविलाइज्ड क्रिएचर क्रश्ड अदर्स इंटरेस्ट एंड राइट्स टू फिल हिज ओन स्टोमिक। जो नोबल सेवेज था स्टेट ऑफ नेचर में, उसके अंदर जब ये लस्ट आ गई प्रॉपर्टी की और पावर की, और वो ईवल्स आ गई मुआशरे के अंदर, तो उस ईवल्स ने फिर सिविलाइज्ड क्रिएचर जो बन गई है, तो उसने फिर लोगों के, दूसरों के इंटरेस्ट क्रश करना शुरू कर दिए, उनके राइट्स क्रश करना शुरू कर दिए, और वो जाती मुफादात के लिए दूसरों के राइट्स को और इंटरेस्ट को क्रश करते थे और वहां से अपने लिए फायद हासिल करते थे। ही अडॉप्टेड इवल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। उसने करप्ट और इवल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। इट पोल्यूटेड ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी उसकी इस हरकतों की वजह से पोल्यूट हो गई। दिस सिविलाइजेशन मेड ह्यूमन बीइंग वेरी सेल्फिश। इस सिविलाइजेशन ने ह्यूमन बीइंग को बहुत सेल्फिश कर दिया, मुफाद परस्त कर दिया। वो अपने मुफादात के लिए काम करना शुरू कर दिया, और जो कॉमन इंटरेस्ट था सोसाइटी का, उससे उसने दरगुजर कर दिया। अ स्मॉल ग्रुप बिकेम रूलर एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव्ड एज द रूल्ड। उसमें से एक बहुत छोटा सा तबका जिसने वेल्थ अकोमुलेट कर ली, जिसने पावर अकोमुलेट कर ली, जिसने प्रॉपर्टी अकोमुलेट कर ली, वो हुक्मरान बन गया उस ताकत के बलबोते पर, उस प्रॉपर्टी के बलबोते पर, और जो मेजॉरिटी थी उसके ऊपर उसने रूल करना शुरू कर दिया। इन सिविलाइज्ड लाइफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, फैमिली, प्रॉपर्टी एंड लॉ केम टू इनटू बीइंग। तो जब सिविलाइज्ड लाइफ बन गई, उसमें फिर इसने इंस्टीट्यूशन बनाए, जिसमें स्टेट बन गई, गवर्नमेंट बन गई, सोसाइटी बन गई, फैमिलीज बन गई, उसकी प्रॉपर्टी बन गई। फिर उसके लिए जो थे गवर्नमेंट ने वो लॉज बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से रूसो एक्सप्लेन करता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, उससे सिविलाइजेशन का जो सफर है वो कैसे हुआ और इंस्टीट्यूशंस कैसे बने। अब ये सारी वजाहत करने के बाद, स्टेट ऑफ नेचर की वजाहत करने के बाद, फिर वो वजाहत करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। रूसो कहता है कि टू थिंग्स पुट एन एंड टू फ्री, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। दो चीजों ने इसको जो था पीसफुल लाइफ को खराब किया, जो स्टेट ऑफ नेचर में थी, जिसमें लोग फ्री थे, हैप्पी थे, पीसफुल थे। दो चीजों ने इसको आके चेंज किया। पहली चीज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ने से प्रॉब्लम शुरू हुए। और दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करनी शुरू कर दी। इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से, इन दो चीजों की वजह से जो फ्री, हैप्पी और पीसफुल लाइफ थी वो खत्म हुई। प्रॉब्लम्स इन दो चीजों की वजह से शुरू हुए। अब रूसो कहता है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसका, और ये अपनी बुक है उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर लिखता है, और उसका आगाज इस सेंटेंस से वो करता है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। कि इंसान आजाद पैदा हुआ है, लेकिन तमाम जिंदगी हर जगह पे वो चेंज के अंदर है, बंधा हुआ है। ये उसकी फिलॉसफी है। और अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आगाज वो इस एक सेंटेंस से करता है। ये उसकी बुक का हुक है। रूसो, लाइक लॉक, is of the view that in the state of nature there was freedom, love, cooperation, mutual assistance, peace and liberty। कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, अब ये रूसो के और लॉक के ख्यालात मिलते जुलते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, कि उसमें इंसान जो था वो फ्री था, प्यार मोहब्बत से रहता था, कोऑपरेशन करता था एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद करता था, अमन था और लिबर्टी थी। ये उसमें स्टेट ऑफ नेचर की, रूसो इसकी लॉ की तायीद करता है इसमें। अ सिस्टम वाज नेसेसरी टू सेफगार्ड द हेवन लाइक नेचुरल स्टेट। रूसो कहता है कि एक हेवन लाइक नेचुरल स्टेट की बात कर रहा है वो, कि वो जन्नत नज़ीर था, वो जो मौका था या वो हालात जो थे, तो उसके लिए सेफ गार्ड के लिए एक सिस्टम का होना जरूरी था। एवरी इंडिविजुअल सरेंडर्स नॉट टू अ सिंगल पर्सन आर बॉडी ऑफ पर्संस बट टू द होल कम्युनिटी। तो जो इंडिविजुअल है वो सरेंडर करता है
किसी एक पर्सन के आगे नहीं या किसी बॉडी ऑफ पर्सन्स के आगे नहीं, बल्कि वो पूरी कम्युनिटी के आगे सरेंडर करता है। उसमें फिर उसका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये है जनरल विल एंड सॉवरेनिटी। जब वो सरेंडर करता है पूरी सोसाइटी के आगे, इन रूसो's concept of sovereignty, the individuals completely and unconditionally gave up their natural freedom and powers to the community as a whole, that becomes a sovereign body। तो वो रूसो कहता है कि कम्युनिटी पूरी जो है वो सॉवरियन बनती है, उसमें कोई एक शख्स सॉवरियन नहीं बनता। जो टॉमस हॉब्स कहता है कि वो किसी एक शख्स को सॉवरियन बना देते हैं, तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। एक शख्स सॉवरियन नहीं होता, वो तमाम सोसाइटी को, तमाम कम्युनिटी को सॉवरियन बनाते हैं। द बॉडी एस्टेब्लिश्ड इज अ कलेक्टिव मॉरल बॉडी बिकॉज इट इज अंडर द जनरल विल ऑफ द होल कम्युनिटी। वो कहता है कि ये विल ऑफ द होल कम्युनिटी है, तमाम अफराद का मुश्तरका फैसला है ये, जिसको वो विल ऑफ द कम्युनिटी या जनरल विल की बात कर रहा है। तमाम अफराद का मुश्तरका फैसला, जिसको रूसो जनरल विल कहता है। तो वो एक जनरल विल क्रिएट करते हैं, तमाम कम्युनिटी मिल के जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बनाती है, जिसको वो कहता है कि तमाम लोग उस कम्युनिटी के सामने सरेंडर करते हैं। द जनरल विल इज सॉवरियन। ये जो जनरल विल इस तरह क्रिएट की जाती है किसी भी सोसाइटी में, रूसो कहता है कि ये सॉवरियन है, बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द फ्री चॉइस ऑफ दोज हु एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एंड हैव गिवन अप देयर इंडिविजुअल विल्स एंड इंटरेस्ट टू द जनरल विल्स। और उन्होंने अपनी जाती ख्वाहिशात को ताबे कर दिया है जनरल विल के। हर शख्स की जाती ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जब आप कम्युनिटी में बैठ के एक कॉन्सेंसस डेवलप करते हैं, एक फैसला डेवलप करते हैं, तो लोग अपनी जाती ख्वाहिशात से पीछे हट जाते हैं और मजमूई तौर पर जो कम्युनिटी की ख्वाहिशात है उस पे चलते हैं। इसको रूसो जनरल विल कहता है कि कम्युनिटी जिस तरह का को फैसला करे, एक मुश्तरका मुफादात के लिए कम्युनिटी मिल के जो फैसला करे, उसको वो जनरल विल कहता है। और हर शख्स की इंडिविजुअल विल जो है वो जनरल विल के ताबे है। इट इज सॉवरियन बिकॉज इट इज प्रोटेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। रूसो कहता है कि ये चूंकि तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है और उसके इंटरेस्ट को वॉच करती है जनरल विल, इसलिए ये सॉवरियन है। एंड हैज टारगेट इन द कॉमन एंड कलेक्टिव गुड ऑफ द कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी की इज्तिमाई गुड के लिए या इज्तिमाई मुफादात के लिए पैदा की जाती है, इसलिए ये सुप्रीम होती है। द जनरल विल एज अ सॉवरियन बॉडी इज। अब वो जनरल विल की वो करेक्टरिस्टिक्स बताता है या उसके एलिमेंट्स बताता है, तो वो कहता है कि सबसे पहले ये सुप्रीम है। जनरल विल से बढ़ के कोई और चीज मुआशरे में हो ही नहीं सकती। ये सुप्रीम है इसलिए कि ये तमाम लोगों की मुत्तफिका राय है, एब्सोल्यूट है, इसके आगे कुछ नहीं है, अनलिमिटेड है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई जा सकती। जिस तरह के लोग मुबाद अपने मुफाद के लिए बैठ के मुश्तरका फैसले जो कर ले, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इनअलाइनेबल, ये वापस नहीं हो सकती। इनफेलेबल, चैलेंज नहीं हो सकती। विल आर ऑफ टू टाइप्स। ये विल दो तरह की होती है, एक्चुअल विल या पर्सनल विल ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो एक्चुअल विल क्या है? ये हर शख्स की इनफरादी विल है, वो खुद क्या चाहता है और वो अपने लिए क्या चाहता है। तो वो कहता है कि ये सेल्फिश होती है, हर शख्स अपनी जात के लिए सेल्फिश होता है। और दूसरी रियल विल, इट इज रैशनल एंड बेस्ड ऑन रीजन एम्ड एट जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। दूसरी जो रियल विल है, ये मुफाद आमा के लिए होती है, ये मुआशरे के तमाम लोगों के लिए होती है, ये पूरी कम्युनिटी की बेहतरी और भलाई के लिए होती है। इसको वो रियल विल कहता है। अब जनरल विल के स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यूनिवर्सल, कॉमन गुड एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स। ये तमाम अफराद के लिए होती है। तमाम अफराद का इज्तिमाई जो विल है,
या इज्तमाही मुफाद है या इज्तमाही इंटरेस्ट है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल विल्स, ये तमाम अफराद की जो विल्स हैं उसको कंबाइन करके एक विल बनाई जाती है। वॉलंटरीली सरेंडर ऑफ इंडिविजुअल्स, हर फर्द अपनी जाती विल को इग्नोर कर देता है, सरेंडर कर देता है और जनरल विल को फॉलो करता है। ऑलवेज करेक्ट, वो कहता है इज्तमाही दानिश हमेशा दुरुस्त होती है। तमाम अफराद मुआशरे के मिलके जब एक यूनानिमस डिसीजन लेंगे तो उसमें विजडम नजर आएगी, कलेक्टिव विजडम नजर आएगी। वो कहता है कलेक्टिव विजडम हमेशा दुरुस्त होती है। ओरिजिन ऑफ लॉ, वो कहता है यहीं से लॉ बनता है। मुआशरे में अगर कम्युनिटी किसी एक बात पे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हो जाए तो वो कहता है वही लॉ होता है। और यूनिटी, इससे कम्युनिटी में यूनिटी नजर आती है। वो एक पॉइंट पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो ये इंडिकेट करता है उनकी यूनिटी को। अनलिमिटेड है, अनट्रांसफरेबल है, इटर्नल है, हमेशा के लिए है। अनरिप्रेजेंटेबल है, ये कोई और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है इसको, ये कम्युनिटी खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रो फ्रीडम, यहां से लोगों को फ्रीडम्स मिलती हैं, यहां से लोगों को लिबर्टी मिलती है, यहां से लोगों को राइट्स मिलते हैं। एंड प्रो डेमोक्रेसी, जनरल विल ही हमेशा आपको डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगी, यही इज्तिमाई फैसले करने सिखाएगी, यही लोगों को स्टेट के कारोबार में जो है वो हिस्सा लेने के लिए आमादा करेगी। तो ये कहता है कि यहां से डेमोक्रेसी का सफर होता है, यहां से फ्रीडम का सफर भी होता है और यहां से डेमोक्रेसी का सफर भी शुरू होता है। अब रूसो ने सॉवरेनिटी के ऊपर लिखा, और सोवरेनिटी पे जो लिखा, रूसो बिलीव्स स्टेट एंड गवर्नमेंट आर टू सेपरेट इंस्टीट्यूशंस। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, जॉन लॉक भी यही कहता था कि ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन थॉमस हॉब्स कहता था एक ही इदारा है। स्टेट इज द अपर मोस्ट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट इज इट्स एजेंट डेजिग्नेटेड। स्टेट सुप्रीम इदारा है और गवर्नमेंट उस इदारे को रिप्रेजेंट करती है, उसकी एजेंट है। तो स्टेट सुप्रीम है और गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट। पीपल हैव फुल राइट टू शेयर इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों का मुकम्मल इख्तियार है कि वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में अपना फुल हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। सॉवरेनिटी इज ऑन वॉलंटियर बेसिस एंड इट हैज डेमोक्रेटिक स्पिरिट बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो जो स्टेट है इसके अंदर एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जो जस्टिस पे, इक्वालिटी पे और फ्रीडम पे बेस करती है। लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट्स, अब ये कहता है रूसो डिफाइंस सिविल सोसाइटी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन यूनाइटेड बाय अ जनरल विल। ये जनरल विल से लोग इकट्ठे हुए हैं कम्युनिटी में, उन्होंने एक स्टेट बनाई है, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई है। उन्होंने कहा कि ये जो बनाने का अमल है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम कहते हैं लीगल एंटिटी को कहते हैं हम, ये एक लीगल एंटिटी बनती है जो यूनाइटेड विल से वजूद में आती है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट ब्रिंग सोसाइटी इनटू बीइंग इज अ प्रॉमिस एंड द सोसाइटी रिमेन्स इज बीइंग एज अ प्रॉमिस्ड ग्रुप। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में इस मुआशरे में वजूद में आता है, बेसिकली वो कहता है कि ये एक प्रॉमिस है। रूसोस रिपब्लिक इज अ क्रिएशन ऑफ ए जनरल विल। अब रूसो की जो रिपब्लिक है वो एक जनरल विल के नतीजे में मार्ज वजूद में आती है। दैट नेवर वीकन्स इन ईच एंड एवरी मेंबर टू फर्दर द पब्लिक कॉमन और नेशनल इंटरेस्ट। वो कहता है कि ये जनरल विल कभी वीक नहीं होती। ये जनरल वीक पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रेजेंट करती है, इसलिए ये कभी वीक नहीं होती। इवन दो इट मे कॉन्फ्लिक्ट एट टाइम्स विद पर्सनल इंटरेस्ट, लेकिन कभी कभी ये जाती इंटरेस्ट से इसका क्लैश होता है। और आपने उमूमी तौर पर देखा होगा कि बाज़ मुआशरों के अंदर कुछ लोगों के, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के जाती इंटरेस्ट होते हैं, वो उनको फोकियत देते हैं और जनरल विल को इग्नोर करते हैं। तो वो कहता है कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लेकिन जनरल विल जो है हमेशा ये प्राइम होती है और ये पब्लिक को और कॉमन पीपल को और नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इट पेव्स वे फॉर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। जनरल विल की वजह से ही लोगों को लिबर्टीज मिलती हैं, उनको उनके राइट्स मिलते हैं, उनको उनके हकूक मिलते हैं। अब लिबर्टी पे लिखता है रूसो, और ह्यूमन राइट्स पे या नेशनल राइट्स पे लिखता है। रूसो सेज दैट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच मैन एंटर सिविल सोसाइटी, एवरीवन टोटली आइसोलेट्स हिमसेल्फ एंड ऑल हिज राइट्स टू द होल कम्युनिटी। तो ये राइट्स जो इंडिविजुअल होते हैं उसको, वो पूरी कम्युनिटी के राइट्स बन जाते हैं। रूसो टर्म्स इट
form of exchange of rights wherein men give up natural rights in return of civil rights. तो ये एक्सचेंज ऑफ राइट्स वो कहता है, और एक्सचेंज ऑफ राइट में वो कहता है कि लोग अपने नेचुरल राइट्स जो हैं वो कम्युनिटी को सरेंडर करते हैं और कम्युनिटी उनके बदले में उनको सिविल राइट्स दे देती है। तो इस तरह ये एक्सचेंज ऑफ राइट्स है। टू फोर्स वन टू एक्सेप्ट द जनरल विल, अब रूसो कहता है कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो जनरल विल को फॉलो करे। रूसो डज नॉट क्लेम दैट होल सोसाइटी कैन बी फोर्स टू बी फ्री, कि फोर्स नहीं किया जा सकता कि पूरी सोसाइटी फ्री होगी, बट ओनली दैट एन ओकेजनल इंडिविजुअल हु इज एनस्लेव्ड बाय हिज पैशन टू द एक्सटेंट ऑफ डिसोबेइंग टू लॉ कैन बी रिजॉर्टेड बाय फोर्स टू डिसोबीडियंस। चंद लोग ऐसे होंगे जो अपने लॉ को डिसोबे इसलिए करेंगे कि वो अपने पैशन के गुलाम होंगे, वो जनरल विल को भी वायलेट करेंगे, वो आपके लॉ को भी वायलेट करेंगे। वो कहता है कि इन लोगों के ऊपर लॉ इंपोज करना है और वो आपने करना है फोर्स के जरिए, इनको ताकत के जरिए आपने रोकना है कि वो लॉ को डिसोबीडियंस ना करें। तो रूसो कहता है कि लॉ दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज, एक्चुअल लॉज सिंपली प्रोटेक्ट्स द स्टेटस को, एंड ट्रू लॉज द जस्ट लॉज, and what ensures its being just is that it is made by the people in its collective capacity and sovereign and obeyed by the people in their individual capacity as subject। तो एक तो एक्चुअल लॉ है जो लोगों ने बना के लगा दिए हैं, ये हमेशा लॉ हमेशा स्टेटस को कायम करने की कोशिश करता है, वो इसको लॉ नहीं मानता। रूसो रूसो कहता है कि ट्रू लॉज वो हैं जो लोग कलेक्टिव कैपेसिटी में कम्युनिटी बनाए और फिर तमाम लोग जो उस लॉ को बनाने वाले हैं इस लॉ का एहतराम करें और एहतराम करते हुए इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन लॉज की पाबंदी करें, उसको वो कहता है वो ट्रू लॉज हैं। लॉज वो नहीं मानता उनको जो किसी के ऊपर इस तरह इन्फोर्स कर दिए जाएं कि लोग मजबूरन उन लॉज को तस्लीम करें। वो कहता है कि लॉज वो हैं जो कम्युनिटी खुद बनाती है और कम्युनिटी फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन लॉज को एहतराम के तौर पर जो है वो इंप्लीमेंट करती है, फियर की वजह से इंप्लीमेंट नहीं करती। तो रिलेशनशिप रूसो के मुताबिक स्टेट और लोगों के दरमियान जो है इज इंक्लाइन टूवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंडिविजुअलिज्म वो स्टेज है जहां पे लोगों के हकूक का एहतराम किया जाता है और लोगों के हकूक को और उनके राइट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। ही सेज स्टेट इज इम्पॉसिबल विदाउट ह्यूमन बीइंग, इंसान ज्यादा अहम है, इंसान के बगैर स्टेट नहीं बन सकती। स्टेट इज फॉर फैसिलिटेटिंग इट्स इंडिविजुअल, और स्टेट का मकसद ही ये है कि लोगों को वो फैसिलिटेट करे। स्टेट severe laws and imprisonment of the individual is immoral practice। तो स्टेट का सख्त होना और उसके सख्त लॉज का बनाना और उसमें इम्प्रिजनमेंट्स का, किसी को गिरफ्तार करना, कैद करना, ये इमोरल प्रैक्टिसेस हैं। ही एडवोकेट सिविल लिबर्टीज, वो कहता है कि सिविल लिबर्टीज लोगों को होनी चाहिए, लोगों को ज्यादा आजादियां देनी चाहिए। पीपल आर बाउंड टू ओबे स्टेट ऑर्डर बट टू रिजेक्ट सच लॉज विच आर अगेंस्ट ह्यूमन लिबर्टी एंड राइट्स। तो लोगों के जुम्मे ये है कि वो स्टेट के लॉज को तस्लीम करें, उन पे अमल करें, लेकिन अगर कोई लॉ उनकी लिबर्टीज के और उनके राइट्स के खिलाफ है तो लोगों को ये हक पहुंचता है कि उन लॉज को वो रिजेक्ट कर दें। रोल ऑफ लेजिस्लेचर, legislature is law making body formed under the provision of the social contract theory। While making law, legislature should consider the importance of human liberty and individual rights। कानून साज इदारे कानून बनाते वक्त इस बात को जहन में रखें कि ह्यूमन लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स ज्यादा अहम हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनाना चाहिए। ही सेज द लॉ मस्ट बी मेड कन्फर्मिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट, लिबर्टी एंड राइट्स। पीपल आर इक्वल इन द लाइट ऑफ लॉ, दे हैव इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो वो कहता है इक्वालिटी की बेसिस पे उनको उनके राइट्स देने चाहिए। अब उसके नजदीक जो सिविल लिबर्टी है वो रूसो एडवोकेट सिविल लिबर्टी एंड नॉट नेचुरल लिबर्टी। ही कंसिडर्स मैन आर इक्वल बाय लॉ एंड नॉट बाय नेचर। इंसान नेचर में एक दूसरे के बराबर नहीं है। रूसो कहता है कि लॉ ने उसको बराबर किया है, इसलिए जो है वो लिबर्टी उसको नेचुरल लिबर्टी नहीं है बल्कि ये सिविल लिबर्टी है।
सो लिबर्टी इज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी उसको ये लिबर्टी देती है, सोसाइटी ही उसको ये इक्वलिटी देती है। अब हम देखते हैं कि रूसो एजुकेशन के बारे में क्या फिलॉसफी देता है, और इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इसकी बुक ईमेल के अंदर इसने दर्ज की है। रोल ऑफ पेरेंट्स। रूसो कहता है कि एजुकेशन में, बच्चे की एजुकेशन में तमाम तर रोल उसके पेरेंट्स का है। पेरेंट्स आर द नेचुरल टीचर्स ऑफ देयर किड्स, मदर्स आर द टीचर्स ऑफ गर्ल्स एंड फादर्स आर द टीचर्स ऑफ सन्स। माएँ जो हैं वो अपनी लड़कियों की या अपनी बच्चियों की नेचुरल टीचर्स हैं, और बाप जो है वो अपने बेटों के नेचुरल टीचर्स हैं। जिस तरीके से माँ घर के अंदर बिहेव करेगी या माँ घर के अंदर रहेगी, बच्ची उसको फॉलो करेगी, उसको कॉपी करेगी। और इसी तरह जो मेल हैं, लड़के हैं, वो अपने फादर को कॉपी करते हैं। तो मदर्स और फादर्स आर द नेचुरल टीचर्स ऑफ द सन्स एंड द डॉटर्स। रोसो सेज ह्यूमन इंडिविजुअलिज्म रीचेस इट्स पीक थ्रू गेटिंग एजुकेशन। किसी भी इंडिविजुअल के लिए अपनी पीक पे पहुंचने के लिए एजुकेशन वाहद जरिया है, और रूसो एजुकेशन की इस इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करता है। रूसो इज अगेंस्ट प्लेटोज एंड अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जो कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया है या अरिस्टोटल ने एजुकेशन का दिया है, रूसो उसको फॉलो नहीं करता और उसको निगेट करता है, उसके अगेंस्ट है। और ये वक्त के साथ, माहौल के साथ और उस वक्त की नीड के साथ एजुकेशन को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पर जोर देता है। रूसो के नज़दीक एजुकेशन के एम्स क्या हैं? एजुकेशन मस्ट बी ऑफ सच अ नेचर एज टू मेंटेन गुड फैकल्टी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। कि हर इंडिविजुअल के अंदर जो उसके क्वालिटीज़ हैं उसको उजागर करने के लिए, उन फैकल्टीज़ को उजागर करने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। और एजुकेशन इंडिविजुअल को बिल्कुल सिंप्लिसिटी की तरफ माइल करनी चाहिए, और उसकी ज़िंदगी के अंदर जो ग्रीड्स हैं, जो उसकी ज़िंदगी के अंदर तमा है, लालच है, नफसानी ख्वाहिशात हैं, एजुकेशन उन ख्वाहिशात को निकालती है। एजुकेशन शुड एनहेंस कैपेबिलिटीज एंड शुड पॉलिश नेचुरल पोटेंशियल्स। हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल पोटेंशियल्स होते हैं, और ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। रूसो कहता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उन कैपेबिलिटीज को एनहेंस करे जो नेचुरल कैपेबिलिटीज ह्यूमन बीइंग के अंदर हैं। एजुकेशन का पर्पस उन कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना है, उन पोटेंशियल्स को एनहेंस करना है। और एजुकेशन इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि हर इंडिविजुअल के अंदर जो पोटेंशियल्स हैं उनको एनहेंस कर सके। इसको सामने रखते हुए रूसो जो एजुकेशन की स्कीम देता है, उसमें बेसिक एजुकेशन 10 साल तक के लिए होनी चाहिए। उसके बाद 10 से 15 साल की एजुकेशन जो है वो उसकी सोशल और पॉलिटिकल एजुकेशन हो, और 15वां साल जो है उसको हिस्टोरिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। और एजुकेशन का जो 16वां साल है उसके अंदर उसको लॉ की तालीम देनी चाहिए। और इस तरह की तालीम देने की नीड जो है उसको जस्टिफाई रूसो कैसे करता है कि बेसिक एजुकेशन जो है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ब्रदरहुड, इक्वालिटी और डिसिप्लिन कायम किया जाए। इट विल पॉलिश देयर कैपेबिलिटीज। जब किसी भी बच्चे के अंदर भाईचारा, अखुवत, इक्वालिटी, बराबरी और डिसिप्लिन, जिसमें सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना, जिसमें कंट्री के लॉ को फॉलो करना, उसकी तरबियत दी जाए, तो इससे बच्चे की कैपेबिलिटीज को पॉलिश किया जाता है। दूसरा, पॉलिटिकल और सोशल एजुकेशन में उसको अवेयरनेस देनी है पॉलिटिक्स की, और सोशल कंडीशन जो माशरे के अंदर है उसकी एजुकेशन देनी है, ताकि बच्चा उन मॉरल वैल्यूज को फॉलो कर सके जो माशरे के अंदर है, उन इकदार को फॉलो कर सके जो माशरे के अंदर है। उसके बाद जो हिस्टोरिकल एजुकेशन है, आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अ स्टूडेंट मस्ट बी गिवन एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री। इसका ड्यूरेशन जो कहता है वो 1 साल का हो, उस बच्चे को पता हो कि उसका मुल्क यहाँ तक पहुँचा है तो किन कंडीशंस में से गुजर के पहुँचा है। देन 1 ईयर उसका जो है वो लॉ का हो, द स्टूडेंट मस्ट बी गिवन एजुकेशन ऑफ लॉ फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स। इसका पर्पस ये होना चाहिए कि वही बच्चा जब बड़ा हो के किसी जगह पे जाएगा और अपना रोल प्ले करेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि मुल्क के अंदर लॉज क्या हैं और वो उन लॉज को फॉलो कर सके। और जब लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग प्रोसेस में से गुजर रही हो, तो उस हर शहरी को ये पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ बन रहा है, वो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, और उसको ये भी पता हो कि उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है टूवर्ड्स द लॉ, और उसने अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से अदा करनी है। तो रूसो का जो एजुकेशन का मॉडल है वो सिटीज़न को एक परफेक्ट सिटीज़न, एक प्रैक्टिकल सिटीज़न बनाने के लिए है।
क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट में वो कहता है कि पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ सॉवरियन एंड दे एक्सप्रेस देयर सॉवरिटी इन द फॉर्म ऑफ जनरल विल। ये जनरल विल में हम पढ़ चुके हैं कि वो जनरल विल के जरिए अपनी जाते हैं। सॉवरियन पीपल सेट टुगेदर टू इंस्टीट्यूट द गवर्नमेंट। अब यही सॉवरियन लोग जो है मिल के बैठे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। फर्स्टली दे वोटेड टू एस्टेब्लिश अ सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं कि हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बनानी है। मोनार्की बनानी है, हमने डेमोक्रेसी बनानी है, हमने अरिस्टोक्रेसी बनानी है। सबसे पहले वो ये डिसाइड करते हैं। देन दे वोट टू अपॉइंट सर्टेन इंडिविजुअल टू ऑफिस दस क्रिएटेड। तो उसके बाद फिर वो वोट देके किसी ऐसे इंडिविजुअल को चुनते हैं जिसने जाके वो ऑफिस संभालने हैं। अगर मोनार्की है तो वो मोनार्क इलेक्ट करेंगे, अरिस्टोक्रेसी है तो वो अरिस्टोक्रेटिक लोगों को सिलेक्ट करेंगे, अगर डेमोक्रेसी है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेट करेंगे। तो रूसो के मुताबिक ये दो स्टेजेस हैं। पहले में वो गवर्नमेंट बनाते हैं और दूसरे में उसके लिए अफराद ढूंढते हैं जिन्होंने उस गवर्नमेंट को चलाना है। तो क्लासिफिकेशन जो है रूसो के नजदीक वो है, एक तो मोनार्की है, मोनार्क शुड बी बेनोविलेंट। दूसरा अरिस्टोक्रेसी है, पीपल हैव टू बी अलर्ट। वो कहता है कि अरिस्टोक्रेसी में लोगों को अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि अरिस्टोक्रेसी किसी भी वक्त अपने मुफादात की तरफ टिल्ट कर सकती है। एंड डेमोक्रेसी स्ट्रेसेस ह्यूमन लिबर्टी। इसमें ह्यूमन लिबर्टीज हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, इसमें फ्रीडम है, इसमें सॉवरियन विल है, जनरल विल है। तो रूसो जो है वो डेमोक्रेसी को इसलिए प्रेफर करता है कि इसमें ह्यूमन लिबर्टीज है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, इसमें फ्रीडम्स हैं और इसमें जनरल विल ऑफ द पीपल है। तो ये था आज का लेक्चर रूसो का। इसमें मैंने आपको उसकी थेरीज डिटेल के साथ बता दी हैं। तो उसकी एक तो जनरल विल है, सॉवरेनिटी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और स्टेट ऑफ नेचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का कंपैरिजन दूसरी से आता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।